तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ छोरी पार्ट 2 फिल्म को, जो हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। ये फिल्म असल में पार्ट 1 का डायरेक्ट सीक्वल है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर देखाओ। फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात में, जहाँ एक छोटी बच्ची लालटेन लेकर एक डरावने खेत में इधर उधर भाग रही होती है। वही खेत जो आपने छोरी पार्ट 1 में देखा था। वो बच्ची दरअसल अपनी माँ को ढूंढ रही थी और काफी डरी और घबराई हुई थी। तभी उसे कुछ अजीब सी दूसरी बच्चियों की झलक दिखती है, जो उससे कह रही होती हैं, माँ बुला रही है, माँ बुला रही है। वो बच्ची उनके पीछे पीछे चल देती है और एक पुराने कुएं तक पहुंच जाती है। अभी वो कुछ समझ पाती, इससे पहले ही एक लोहे की जंजीर उसका पैर पकड़ लेती है और कुएं के पास बनी एक सुरंगनुमा जगह से कोई उसे अंदर खींच लेता है। हम बस उसकी चीख ही सुन पाते हैं। उसी वक्त हमें एक डरावनी परछाई भागती हुई दिखती है, मतलब शायद वही भूतिया चीज थी जिसने बच्ची को खींचा था। अब कहानी कट होती है साक्षी पर, जो अब शहर में रहती है और एक स्कूल में टीचर है। पिछली फिल्म में साक्षी प्रेग्नेंट थी और अब उसकी एक प्यारी सी बेटी है ईशानी, जो अब 7 साल की हो चुकी है, यानी कहानी 7 साल आगे बढ़ चुकी है। साक्षी स्कूल में क्लास ले रही होती है और बच्चों को केवमैन यानी गुफाओं में रहने वाले आदमियों के बारे में पढ़ा रही होती है। ये सीन फिल्म की कहानी के लिए भी काफी जरूरी है। फिर वो स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है और रिक्वेस्ट करती है कि ईशानी की तबीयत की वजह से वो उसे घर से पढ़ा सके, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देते हैं। उन्हें लगता है अगर वो ऐसा करेंगे तो बाकी पेरेंट्स भी यही डिमांड करने लगेंगे। अब हमें ईशानी दिखती है, जिसकी हेल्थ इसलिए खराब है क्योंकि उसे तेज धूप से एलर्जी है। उसकी स्किन जलने लगती है, इसलिए साक्षी और उसकी दोस्त रानी, जो पहले राजबीर की बीवी थी, दोनों उसका खास ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि साक्षी ने अपनी बेटी का नाम रात्रि भी रखा है, ताकि उसे स्पेशल फील कराया जा सके। जब प्रिंसिपल ने स्कूल में होम क्लासेस की इजाजत नहीं दी, तो साक्षी मजबूरन अपनी बेटी को अच्छे से ढककर स्कूल लेकर आती है। प्रिंसिपल ये देखकर खुश भी होता है। अब आता है समर। वो 7 साल पहले राजबीर के गांव में इंस्पेक्टर था। साक्षी और रानी जब मर्डर कन्फेस करने गए थे, तो समर ने जब राजबीर के घर जाकर देखा था तो वहां कोई लाश नहीं मिली थी। तभी से साक्षी डरी रहती है कि कहीं राजबीर जिंदा ना हो और कभी भी लौट सकता है। समर दिल का अच्छा इंसान था। वो साक्षी और ईशानी का ख्याल रखता आ रहा था। उसने ईशानी को एक बाप की तरह पाला, लेकिन साक्षी से उसका रिश्ता बिल्कुल साफ और इज्जत वाला था। साक्षी भी इन 7 सालों में डरी हुई थी। वो स्कूल के अलावा कहीं बाहर नहीं जाती थी। समर उसे समझाता है कि अगर राजबीर को आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। फिर समर साक्षी को एक अच्छे स्किन डॉक्टर का एड्रेस देता है, जो थोड़ा दूर था, लेकिन साक्षी जाने से डर रही थी। उसी वक्त घर में ईशानी खेल रही थी। तभी उसे अजीब सी हलचल महसूस होती है। एक डरावना काला साया उसके पास आता है और जैसे उसे काबू में लेने लगता है। ईशानी उसी हालत में घर से बाहर चली जाती है। उसके पीछे रानी भी बाहर निकलती है, क्योंकि वो भी बाहर कुछ काम कर रही थी। लेकिन तभी अचानक एक एम्बुलेंस वहां आकर रुकती है और उसमें बैठे कुछ लोग दोनों को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जब साक्षी घर लौटती है तो उसे ईशानी और रानी कहीं नहीं दिखती। घबराकर वो ये बात समर को बताती है और समर फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू करवा देता है। साक्षी घर पर ही रोती बिलखती रहती है और डर के मारे उसे अजीब अजीब चीजें भी दिखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद समर का फोन आता है। वो बताता है कि ईशानी की लोकेशन मिल गई है। असल में वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसमें राजबीर के गांव का मुखिया यानी ताऊ उसे लेकर जाता दिखा था। इसके बाद सब लोग बिना देर किए उसी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, वहीं जहां 7 साल पहले ये सब शुरू हुआ था। जब वो उस डरावने खेत में पहुंचते हैं तो वहां कुछ बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते हुए उनके सामने से गुजरते हैं। साक्षी जब एक डॉल उठाती है तो उसमें ईशानी की ड्रेस का टुकड़ा फंसा होता है। फिर जैसे ही समर और उसके 2 कांस्टेबल खेत के अंदर जाते हैं, सारे बच्चे उन पर पत्थर बरसाने लगते हैं। और हाँ, ये सारे लड़के ही थे। समर साक्षी को बचाने के लिए उसे एक तरफ करता है, तभी एक आदमी उसे पकड़कर घसीटने लगता है, और वो कोई और नहीं बल्कि राजबीर ही था। उसका आधा चेहरा 7 साल पहले रानी के वार की वजह से बिगड़ चुका था। असल में 7 साल से पूरा गांव साक्षी और ईशानी को ढूंढ रहा था। इससे पहले कि साक्षी कुछ कर पाती, कोई पीछे से उसे डंडा मारकर बेहोश कर देता है। समर फायरिंग करके बच्चों को भगाता है और फिर जब साक्षी के पास पहुंचता है तो वो वहां नहीं होती। इससे समर घबरा जाता है। फिर हम साक्षी को देखते हैं, जिसे एक बेसमेंट जैसी जगह में लाया गया होता है। वहां सारे गांव वाले जमा थे। तभी ताऊ सबको बताता है कि राजबीर की बीवी और बेटी 7 साल पहले गांव छोड़कर भाग गए थे और इसी वजह से उनके गांव पर श्राप लग गया, क्योंकि जिस बच्ची की बलि उस रात दी जानी थी वो बच गई थी। राजबीर कहता है कि अब दोनों वापस आ गई हैं तो प्रथा पूरी कर ली जाए, मगर ताऊ बोलता है कि इसकी इजाजत तो प्रधान जी ही देंगे।
फिर गांव की एक अजीब सी औरत, जिसे सब दासी माँ कहते थे, वो जाकर एक खिड़की के छोटे से सुराख से प्रधान जी को इशारा करती है। अब हम एक डरावनी झलक देखते हैं, एक खतरनाक सा राक्षस या आदमी जो जंजीरों से बंधा हुआ था, वही जो फिल्म की शुरुआत में बच्ची को उठाकर ले गया था। वो किसी अजीब भाषा में कुछ कहता है जिसे बस दासी ही समझ पाती है। दासी फिर ताऊ को बताती है। ताऊ ऐलान करता है कि अब साक्षी और उसकी बेटी को 3 दिन तक गांव में रखा जाएगा। तीसरे दिन ईशानी की बलि दी जाएगी ताकि गांव का श्राप खत्म हो जाए, और उसी रात साक्षी का गला खुद राजबीर सबके सामने काटेगा। इसके बाद हमें वो जगह भी दिखाई जाती है जहां वो अजीब सा प्राणी यानी प्रधान रहता था। उसके कमरे के दरवाजे पर भी एक डरावनी आकृति बनी थी, जैसे कोई बड़ा राजा। पूरे गांव में उसी की पूजा होती थी। पहली फिल्म में बताया गया था कि इस गांव में कुएं में लड़कियों की बलि दी जाती थी। अब इस बार दिखाया गया कि असल में ये सब किसी दानव जैसे प्रधान के इशारे पर होता था। तभी दूसरी तरफ बने एक कमरे से औरतों की चीखें गूंजने लगती हैं। सब डर जाते हैं, और ये तब हो रहा था जब साक्षी राजबीर से सवाल कर रही थी। खैर, अब साक्षी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उसे बेहोश करने वाली भी कोई और नहीं बल्कि वही दासी थी। अब साक्षी को पकड़कर लाने वाले कुछ बच्चे थे जो उससे कहते हैं कि ज्यादा शोर मत मचाना वरना वो जाग जाएगा। उधर ईशानी को भी एक अलग रूम में बंद किया गया था, जहां शालीन नाम का एक बच्चा उसके लिए काढ़ा लेकर आता है जो दासी माँ ने ही भिजवाया था। ईशानी से कहा जाता है कि अगले 3 दिन तक उसे बस यही पीना है, कोई और चीज नहीं मिलने वाली। ईशानी जब अपनी माँ के बारे में पूछती है तो शालीन बताता है कि अब दासी ही उसकी माँ है, और वैसे भी उसकी खुद की माँ कब की मर चुकी है। यहाँ सब बच्चे दासी को ही माँ कहते हैं। खास बात ये थी कि शालीन न पूरी तरह लड़का था और न लड़की, वो ट्रांसजेंडर था, और इसी वजह से वो अब तक बचा हुआ था, और न यहाँ कोई लड़की जिंदा नहीं बचती। दूसरी तरफ साक्षी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी दासी आ जाती है। वो साक्षी से कहती है कि अब चुपचाप यहाँ मरने तक पड़ी रहे, क्योंकि उसकी बेटी में कुछ अलग ताकतें हैं और उसी की बलि से सब कुछ सही होगा। साक्षी उससे सवाल करती है तो दासी अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक बुरी आत्मा जैसी थी जिसकी अपनी एक बॉडी थी। मतलब एक तरह से दासी पूरी तरह से विच बन चुकी थी, काफी ताकतवर। और यही साया पहले ईशानी के सामने भी दिखा था, जिसने उसे काबू में कर लिया था। इधर राजबीर और ताऊ आपस में बात कर रहे थे। राजबीर कहता है कि वो तो अभी साक्षी को मार देता, लेकिन उन औरतों की आवाजें सुनकर डर गया। ताऊ कहता है कि वो आवाजें अभी हैं, लेकिन जल्दी बंद हो जाएंगी। यहाँ से समझ आता है कि वो औरतें शायद जिंदा नहीं हैं, या फिर कुछ और ही सीन है। ताऊ कहता है कि 3 दिन के अंदर दासी ईशानी को अपने भरोसे में लेकर बलि के लिए तैयार कर लेगी। अब हमें दासी दिखाई जाती है जो ईशानी के पास आकर जबरदस्ती उसे काढ़ा पिला देती है। इसके बाद वो प्रधान के पास जाती है। प्रधान के कमरे का दरवाजा एक खास तरह की पूजा से ही खुलता था। जब दासी वहां जाती है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मतलब प्रधान ने अंदर आने की इजाजत दे दी थी। दासी धीरे धीरे झुककर चलती है, पता नहीं डर था या इज्जत या दोनों। फिर वो प्रधान से कहती है कि ईशानी ने काढ़ा पी लिया है और उसमें कुछ खास है, वो बाकी बच्चों जैसी नहीं है। फिर वो प्रधान को भी कुछ पिलाती है, एक काले रंग का गाढ़ा लिक्विड। मुमकिन है कि वो भी ईशानी से जुड़ा हो। अब हमें प्रधान की हल्की झलक दिखाई जाती है। उसकी बॉडी अजीब और सड़ी गली सी, लेकिन उसका कद काठी बहुत विशाल, जैसे वो किसी पुराने जमाने का कोई दैत्य हो। दूसरी तरफ साक्षी उसी अंधेरे कमरे में बंद थी, लेकिन वहां एक और दरवाजा था। उसी के पीछे से उसे ईशानी की आवाजें सुनाई देती हैं। वो वहां रखी एक टॉर्च उठाती है और उस सुरंग जैसे रास्ते में उतर जाती है। असल में ये कोई भूल भुलैया टाइप था। पहली फिल्म में दिखाया गया था कि गांव में बस 5-6 घर हैं, लेकिन असल में जमीन के नीचे इन लोगों ने पूरी बस्ती बसा रखी थी। अब साक्षी उस रास्ते में भटकती रहती है। उधर ईशानी पर शालीन नजर रख रहा था, लेकिन बाकी लड़के उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो सब उसका मजाक बना रहे थे कि अगर वो लड़की होती तो कब की खत्म कर दी जाती, और लड़का होता तो उनके जैसा होता। लेकिन वो क्या था, ये किसी को समझ नहीं आता। खैर, उसी वक्त ईशानी को एक खुला दरवाजा दिखता है और वो बाहर निकल जाती है। वहीं सुरंग जैसे रास्ते में उसे 3 बच्चियां मिलती हैं। वो कहती हैं, चल माँ बुला रही है। ये वही बच्चियां थीं जो फिल्म की शुरुआत में भी दिखाई गई थीं। अब साक्षी भी उसी रास्ते में पहुंच जाती है। उसे लगता है कि ईशानी है। वो उसे गले लगाने बढ़ती है क्योंकि ऊपर से धूप आ रही थी, लेकिन असल में वो उन 3 बच्चियों में से एक थी, मतलब उनकी आत्मा, जिससे साक्षी डर जाती है। अब ईशानी को दिखाया जाता है जो उन 3 बच्चियों के पीछे पीछे चलते हुए मेन डोर तक पहुंच जाती है। ये वही दरवाजा था जो उसे बाहर ले जा सकता था, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बचपन से साक्षी ने उसे धूप में कभी निकलने नहीं दिया था। मगर इस बार वो बाहर चली जाती है और जैसे ही धूप पड़ती है उसकी स्किन जलने लगती है।
उसी वक्त साक्षी के पास रखी ईशानी वाली डॉल भी जलने लगती है। इससे साफ था कि उन डॉल्स के अंदर उनका कोई कनेक्शन या प्रेजेंस जरूर था जो ये बता रहा था कि ईशानी पर क्या बीत रही है। अब उधर दासी माँ ईशानी के रूम में जाती है और जब उसे वहां नहीं पाती तो घबरा जाती है। तभी उसका काला साया जो उसकी बॉडी से अलग होकर घूम सकता था वो निकल पड़ता है ईशानी को ढूंढने। वो देखती है कि ईशानी कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी मगर वहीं बाहर बेहोश हो जाती है। फिर दासी का काला साया उसके शरीर में लौट आता है और दासी वहां भागती हुई जाती है। इस दौरान हमें दिखता है कि दासी की स्किन भी जल चुकी है, मतलब वही हालत जो ईशानी की थी। पर दासी ने कभी साक्षी को ये कहा था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक खास पावर है। उधर साक्षी को लेडीज और बच्चियों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और वो अंधेरे कोने की तरफ बढ़ जाती है। अब फिर दासी को दिखाते हैं जो ईशानी और खुद का इलाज कर रही थी, घावों पर मरहम लगा रही थी। उसी वक्त ताऊ आ जाता है। ताऊ पूछता है ये लड़की बचेगी तो ना? पहले भी 3 लड़कियां मारी गईं जिनसे प्रधान का इलाज करवाना था। दासी कहती है कि ईशानी में ताकत है, वो इसी गांव के खून की है, उसी से प्रधान ठीक होगा। यहाँ से साफ पता चलता है कि वो प्रधान जो है उसकी हालत खराब है और उसे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए ऐसी ही किसी लड़की की जरूरत थी जो इसी खून की हो, और वो कोई और नहीं ईशानी ही है। ताऊ कहता है कि प्रधान बीमार पड़ा है, तभी से गांव में सूखा पड़ा है, अगर उसका गुस्सा फूटा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। दासी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ईशानी की बलि से सब ठीक हो जाएगा। ताऊ ये भी कहता है कि दासी का काला साया ईशानी पर हावी हो रहा है। इस पर दासी कहती है कि वो साया प्रधान ने ही उसे दिया था ताकत के तौर पर। उधर समर को दिखाते हैं जो अकेला खेतों के रास्ते कुएं तक पहुंच जाता है। वो कुएं के अंदर उतरता है और वहां पूरी भूल भुलैया जैसी बस्ती मिलती है। समर समझ जाता है कि ये काम आसान नहीं है। उसने अपने कांस्टेबल को भी शहर मदद लेने भेज दिया था और बोल दिया था कि अगर कल शाम तक कोई खबर न आए तो पूरी फोर्स लेकर आ जाए। वो ये सारी बातें अपने फोन में वॉइस नोट में भी रिकॉर्ड कर रहा था। अब फिर ईशानी को दिखाते हैं जो फिर से दासी के पास थी। ईशानी को बचपन से सूप पसंद नहीं था और अब वो इस काढ़े को भी वही समझ रही थी। जब उसकी माँ यानी साक्षी उसे सूप पिलाती थी तो कोई कहानी सुनाया करती थी। उसी बात को याद करके ईशानी दासी से भी कहानी सुनाने की जिद करती है। दासी माँ कहानी शुरू करती है। बहुत पहले इस गांव का राजा था जिसके कोई औलाद नहीं थी। उसने सूर्य देव से प्रार्थना की कि उसे संतान दे। राजा को बेटा चाहिए था लेकिन सूर्य देव ने बेटी दे दी। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने बच्ची को कुएं के पास छोड़ दिया और सूर्य देव को भी खूब कोसा। सूर्य देव भी गुस्से में आ गए और उस बच्ची को जलाने लगे। बच्ची जलती रही लेकिन रात तक जिंदा रही। आखिर सूर्य देव थक गए। तभी रात में एक आदिमानव आया जो असल में राजकुमार था। उसने बच्ची को उठाया, अपने पास रखा और अपनी शक्तियों से ठीक किया। वो बच्ची जब बड़ी हुई तो आदिमानव की सेवा करने लगी। फिर वक्त के साथ ढेर सारी लड़कियां आती गईं और उनमें से जो प्रधान को पसंद आ जाती थी उसे अपनी पत्नी बना लेता और उसे अपनी शक्तियां भी दे देता। तो असल में यहाँ पूरी कहानी में वो जो छोटी बच्ची बच गई थी जिसे वो आदिमानव, जिसे लोग प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी कहते थे, अपने साथ ले गया था, वो कोई और नहीं बल्कि दासी ही थी। दासी इनडायरेक्टली अपनी ही कहानी सुना रही थी। वो बताती है कि अब प्रधान बीमार है और ईशानी को उसके पास भेजा जाएगा सेवा करने के लिए। अगर प्रधान खुश हुआ तो उसे भी ताकतें मिलेंगी। अब यहाँ किस टाइप की सेवा होती है वो बताने लायक नहीं क्योंकि मामला काफी अजीब और गंदा सा था। ईशानी को भी वो एंजल विंग्स यानी पर चाहिए थे। दासी कहती है कि अगर प्रधान को वो पसंद आ गई तो पर मिल जाएंगे। ईशानी इस बात से खुश हो जाती है लेकिन कुछ देर में उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ साक्षी को दिखाते हैं जो भटकते भटकते एक कमरे तक पहुंचती है। वहां उसे कई औरतों की आत्माएं दिखती हैं जो कभी यहाँ लाई गईं और मार दी गई थीं। उनके साथ और भी बुरी चीजें की गईं और फिर खत्म करके उनकी लाशें भी यहीं डंप कर दी गईं। साक्षी को ये सब विजन में दिखने लगता है। वो रानी को भी देखती है जो डर के मारे छुप रही थी। तभी राजवीर आता है और उसका गला काटकर उसे भी खत्म कर देता है। रानी की बॉडी भी बाकी लाशों के पास फेंक दी जाती है। साक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले ही ये सीन कट जाता है क्योंकि वो तो बस बीते हुए पल देख रही थी। तभी रियल राजवीर आता है और साक्षी को हंटर से पीटना शुरू कर देता है। दूसरी ओर दासी ईशानी के पहले पीरियड का खून लेकर प्रधान को देने वाली होती है और प्रधान उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। ये सुनकर साक्षी बुरी तरह टूट जाती है क्योंकि ईशानी सिर्फ 7 साल की बच्ची थी। वो बार बार चीखती है कि वो मासूम है लेकिन कोई नहीं सुनता। ताऊ और राजवीर ये डिसाइड कर चुके थे कि तीसरी रात का रिचुअल आज खत्म करना है। साक्षी अब डंपिंग कॉर्नर तक पहुंचती है जहां से वो सीधे उस कुएं में गिर जाती है। पानी में गिरने के बाद उसे नीचे कई औरतों की लाशें दिखती हैं।
वो डर के मारे पानी से ऊपर आती है तो सारी स्पिरिट्स उसे घेर लेती हैं। सब एक एक कर उसका माथा छूती हैं और साक्षी बेचैन हो जाती है। इन आत्माओं की आखिरी उम्मीद अब साक्षी ही थी। उधर ताऊ और राजबीर की बात होती है। ताऊ कहता है कि साक्षी को पकड़ कर लाओ, चाहे जिंदा या मरी हुई। ताऊ का असली प्लान था कि पूरे गांव के सामने साक्षी का गला कटवाकर सब औरतों में डर बिठा देगा ताकि कभी कोई प्रथा के खिलाफ न जाए। उसी वक्त शालिन, जो साक्षी की मदद करने जा रहा था, उसे समर पकड़ लेता है। समर उससे पूरी सच्चाई पूछता है तो शालिन बताता है कि प्रधान असल में एक आदिमानव है। गांव के लोग उसी की नस्ल के हैं और वो धूप में नहीं आ सकता, इसलिए उसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहते हैं। अब वो बीमार है और ईशानी की कुर्बानी से ठीक होगा। अगर ईशानी बच गई तो अगली दासी बनेगी। पहले भी 3 बच्चियां बलिदान में दी गई थीं, लेकिन वो नहीं बच पाईं। वही 3 बच्चियों की आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। शालिन समर से कहता है कि उसे साक्षी के पास ले चले। दोनों निकल पड़ते हैं। उधर ईशानी को दुल्हन बना दिया जाता है। उसे नहलाया गया, सजाया गया और वो तीनों बच्चियों की आत्माएं बार बार उसे नजर आने लगती हैं, जो अपने वक्त में इसी बलिदान का शिकार बनी थी। यहाँ पर अब पूरा माहौल शादी जैसा बना हुआ था। नाच गाना, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे सब लोग प्रधान के हॉल में आ गए, जहाँ एक अजीब सा रिचुअल किया जाने वाला था। सब लोग अपने हाथों को क्रॉस करके बोलने लगे, जैसे अंधेरा कायम रहे टाइप। उधर राजबीर साक्षी को लेने पहुंचता है, जो कि कुएं की सीढ़ियों पर मिली। जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है, साक्षी उसके ऊपर टूट पड़ती है, क्योंकि अब उसमें बाकी माओं की आत्माओं ने अपनी ताकत दे दी थी। वो राजबीर की जबरदस्त धुनाई करती है और फिर उसे लटकाकर वहीं खत्म कर देती है। इस दौरान हम साफ देख सकते हैं कि साक्षी के अंदर कई लेडीज की आत्माएं समा चुकी थीं। फिर बाहर समर आ जाता है और ताऊ व बाकी लोग भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि पुलिस आ चुकी है। समर साक्षी को ईशानी के पास भेजता है और खुद ताऊ व आदमियों से भिड़ जाता है। शालीन को चूंकि सारे गुप्त रास्तों का पता था, वो भी उनकी मदद कर रहा था। अब साक्षी पहुंचती है उस हॉल में जहां प्रधान ईशानी को लेकर अपने कमरे में जा चुका था। दासी साक्षी को रोकने के लिए अपने काले साये को भेजती है, मगर साक्षी डंके की चोट पर बोलती है कि वो इससे डरने वाली नहीं है। दासी उस पर अटैक करती है, लेकिन साक्षी के साथ जुड़ी आत्माएं उसे घेर लेती हैं। साक्षी भी दासी को सुना देती है कि तू महज एक दासी है, कोई रानी नहीं, और तेरा यहाँ कोई ओहदा नहीं। इधर हम देख सकते हैं कि प्रधान भी दासी से बोर हो चुका था, उसे कई बार लात तक मार चुका था। अब साक्षी अपनी पावर से दासी को धक्का देकर दूर फेंक देती है। फिर वो प्रधान के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिसे दासी ताने मारती है कि इसके बस का नहीं है। लेकिन जब सारी आत्माएं साक्षी का साथ देती हैं, तो दरवाजा खुल ही जाता है। साक्षी अंदर जाती है और देखती है कि ईशानी एक बक्से में बंद पड़ी है। प्रधान ईशानी का ही रूप लेकर उसकी लाइफ फोर्स खाने लगता है। साक्षी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी दासी का काला साया प्रधान को पकड़ लेता है। उसकी ताकत घटने लगती है, विशाल शरीर छोटा पड़ने लगता है। ईशानी को अब बचाया जा सकता था। समर की पुलिस भी वहीं आ चुकी थी। ताऊ को पकड़कर पहले तो 2-4 मारा और फिर अरेस्ट कर लिया। ताऊ की मर्दानगी वहीं ढह गई थी। अब दासी साक्षी से कहती है कि अब वो किसी मासूम बच्ची को दासी नहीं बनने देगी। याद होगा, मूवी की स्टार्टिंग में एक सीन था जहां साक्षी स्कूल में इसी आदिमानव के बारे में पढ़ा रही थी। वो भी एक इशारा था कि उसका सामना इसी से होना है। और अब ये भी क्लियर हुआ कि जिन बच्चियों को सूरज की रोशनी में नहीं जाने दिया जाता था, उसके पीछे क्या वजह थी। क्योंकि सूर्यदेव उन्हें जलाकर खत्म कर देते थे ताकि उनके साथ कोई बुरा ना हो। असल में पहले लोग मेडिकल कंडीशन को श्राप समझ लेते थे, जबकि आज के दौर में इसे इलाज के जरिए ठीक किया जा सकता है। अब साक्षी, ईशानी और बाकी लोग कुएं से बाहर आने ही वाले थे कि प्रधान फिर आकर साक्षी के पैर में जंजीर डालकर उसे खींचने लगता है। यही सीन मूवी की शुरुआत में भी दिखाया गया था। साक्षी दासी से कहती है कि जब तक प्रधान खत्म नहीं होगा, ये सब बंद नहीं होगा। तभी कुएं का पूरा स्ट्रक्चर भी टूटने लगता है और सब कुछ प्रधान की तरफ गिरने लगता है। प्रधान अब काफी कमजोर पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि साक्षी अब उसे खत्म करके ही मानेगी। क्या साक्षी प्रधान को हरा पाएगी? क्या वो काले साये को मिटा देगी? इसका तो अब तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कर लेगी। और अगर कुआं दब भी गया तो शायद स्पिरिट्स की मदद से साक्षी बाहर आ जाएगी, क्योंकि रास्ते बहुत थे। और इसी के साथ छोरी 2 की कहानी खत्म। दोस्तों, ये थी छोरी 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूवी में कुछ चीजें अजीब थीं, जैसे कि शुरू में बच्चियों की बलि क्यों दी जाती थी। लगता है प्रधान जानबूझकर ऐसा करवाता था ताकि गांव खुशहाल रहे, और उसका असली मकसद कोई ऐसी बच्ची पाना था जो दासी जैसी हो। अब ईशानी बच गई थी और दासी उसे ढूंढ पाई, क्योंकि उसी के जैसी कंडीशन उसमें भी थी। लेकिन अब दासी ने ठान लिया था कि आगे से ऐसा नहीं होने देगी।
और इस मूवी में कई सोशल मैसेज डालने की कोशिश की गई है, जैसे बच्चियों के साथ जो गलत होता है और लेडीज के साथ जो असॉल्ट वगैरह होते हैं, वो सब चीजें यहाँ दिखाने की कोशिश करी गई है। पार्ट 1 में भी यही थीम थी और यहाँ उसी को आगे बढ़ाया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ठोक देना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में